हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 के पार्ट 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह रस्टी और मार्टिन ने मिल जिंजर को उस बुरी सिचुएशन से बचाया था, लेकिन जिंजर को ये समझ आ जाता है कि वो लोग सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं और ना चाहते हुए भी जिंजर उन लोगों को डुवेल नामक एक शख्स की इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही वहाँ ले जाने का भी डिसाइड करता है, क्योंकि डुवेल ही वो शख्स है जिसके पास उन लोगों को रख की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन हम देख पाते हैं कि डुवेल उन लोगों से मिलने से मना कर देता है, पर फिर भी मार्टिन और रस्टीन हार नहीं मानते और वो लोग यहाँ डुवेल से मिलने का डिसाइड करते हैं, जिस कारण वो लोग उसके घर जा पहुँचते हैं और हम देख पाते हैं कि वहाँ उन लोगों की मुलाकात रेगी से होती है, साथ ही डुवेल से भी। लेकिन उन लोगों का आमना सामना अच्छा नहीं जाता, क्योंकि मार्टिन रेगी को शूट कर देता है और उस सिचुएशन से भागने की कोशिश में डुवेल अपने ही बिछाए हुए ग्रेनेड पर पैर रख देता है, जिस कारण रस्टीन परेशान है और वो मार्टिन से रेगी को मारने के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मार्टिन उसे बताता है कि उसने 2 छोटी बच्चियों को देखा है जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, यानी कि वो लोग उन छोटी बच्चियों को ड्रग्स दे रहे थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरी की हालत काफी ही गंभीर है, जिस कारण वो लोग उन बच्चियों को लेकर यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। साथ ही वह कुछ ऐसे सबूत छोड़ते हैं जिससे वो दोनों पकड़े ना जाए, और हम देख पाते हैं कि उनका ये पैतरा काम कर जाता है, जिस कारण वो लोग पूरे डिपार्टमेंट में काफी फेमस हो जाते हैं। और उसी कारण मैगी ने मार्टिन को माफ कर दिया है और फिर से उसके साथ नई शुरुआत करने का डिसाइड किया है। और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि रस्टिन भी लॉरी नाम की एक लड़की को अब डेट कर रहा है, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सारी चीजें 7 सालों तक काफी अच्छी चलती है। साथ ही मार्टिन अपना एक किस्सा बताता है, वो भी 2002 का, जिस समय उसने अपनी बेटी को 2 लड़कों के साथ देखा था, जिन पर चिढ़ उसने अपनी बेटी को पहले मारा और फिर उन दोनों लड़कों को लॉकर में बंदकर उन्हें काफी पीटा, जिससे उसके और उसकी बेटी ऑड्रे के बीच थोड़ी दूरी आ गई। और सेम ईयर का एक इंसिडेंट रस्टी भी उन डिटेक्टिव्स को बताता है कि जब वो एक शख्स के पास इंटेरोगेशन के लिए पहुंचा था, तो उस इंटेरोगेशन के दौरान उसने येलो किंग का जिक्र किया था, साथ ही डोरा के बारे में भी, कि जिस शख्स को उन लोगों ने खत्म किया उसने अकेले ने ही डोरा को नहीं मारा, बल्कि उस केस में और भी लोग शामिल थे, जिससे रस्टिन काफी डिस्टर्ब हो चुका था। और ये सारी बातें उसने मार्टिन को भी बताई, जिसने उसके जवाब में उसे सिर्फ यही कहा कि डोरा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रेगी खुद था। साथ ही इन 7 सालों में उन्हें डोरा जैसा कोई भी केस नहीं मिला, यानी कि वो शख्स उससे झूठ कह रहा था। लेकिन खुद को सहमत करवाने के लिए रस्टी ये डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर उस क्रिमिनल से मिलेगा ताकि उसके सारे शक दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही वो लोग जेल आ पहुँचते हैं तो हम देख पाते हैं कि उस शख्स ने सुसाइड कर लिया है, वो भी अपने वकील से कुछ समय बात करने के बाद ही, जिससे उन्हें इतना तो समझ आ जाता है कि मे बी इस कत्ल के पीछे, यानी कि इस सुसाइड के पीछे किसी न किसी का हाथ है, क्योंकि लास्ट जिस कॉल पर उस शख्स की बात हुई थी वो एक पब्लिक फोन था, जो ये क्लियरली दर्शाता है कि कोई डोरा के किलर को बचाना चाहता है, जिस कारण रस्टीन अपनी ही एक इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करता है, जो इन्वेस्टिगेशन उसे टर्टल फाउंडेशन के एक स्कूल ले आता है, जहां उसे ऐसी काफी सारी चीजें मिलती है जो ये दर्शाती है कि मे बी टर्टल फाउंडेशन कहीं न कहीं डोरा और इन सारी चीजों के पीछे है। साथ ही ये सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोनों डिटेक्टिव यानी कि थॉमस और मेनार्ड रस्टिन को एक फोटो देते हैं, जो कि 2012 के विक्टिम की सिनेरियो का है, और उस फोटो में रस्टिन भी वहाँ मौजूद है, जिससे वो दोनों डिटेक्टिव रस्टिन पर ही शक कर रहे हैं और यही सोच बैठे हैं कि मे बी ये सारे मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि रस्टिन ने किया है, वो भी काफी प्लानिंग के साथ। लेकिन ज्यादा सबूत ना होने के कारण रस्टिन वहाँ से चला जाता है। साथ ही उसके बाद हम देख पाते हैं कि उन लोगों की बातचीत मैगी से भी होती है, और उस बातचीत से हमें ये पता चलता है कि मैगी ने 2002 में मार्टिन को छोड़ दिया था, वो भी उसके बेद के साथ चल रहे अफेयर के कारण, जिस लड़की को मार्टिन ने ब्रॉथल से बचाया था। जिसके बाद क्या धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और वो मुलाकात एक रिलेशनशिप में बदल गई। और अब फिर से बड़े पास में तो हम देख पाते हैं कि रस्टिन की इन्वेस्टिगेशन उसे फिर से उसी चर्च के फादर के पास ले आई है, जिससे थोड़ी बहुत बातचीत करने पर फादर उसे बताते हैं कि उसने टर्टल्स के वहाँ कुछ न्यूड बच्चों की पिक्स देखी थी, जिन्हें उसने एक्सपोज करने की कोशिश तो की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टर्टल के रहते ये सारी चीजें नहीं कर पाया, क्योंकि उन लोगों ने सारी चीजों को पैसों से खरीद रखा है। और उस कारण रस्टी वहाँ से निकल उसी लड़की से बातचीत करने के लिए पहुँचता है, जिसे
जिसे उन लोगों ने रेगी के घर से रेस्क्यू किया था, जिसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार तो आया है और उससे बातचीत करने पर उसे एक और शख्स के बारे में पता चलता है जिसके फेस पर किसी तरह का स्कार था, जिसे बताते हुए कैली को पैनिक अटैक आने लगते हैं और उस कारण रस्टिन की बातचीत ज्यादा उससे नहीं हो पाती और वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि मार्टिन रस्टिन की इन सारी हरकतों से काफी परेशान हो चुका है, जिस कारण वो अपने सीनियर को उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर देता है, जिससे उसे एक लास्ट वार्निंग मिलती है। लेकिन फिर भी रस्टिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और टर्टल फाउंडेशन के ओनर से मिलने का डिसाइड करता है। जो मीटिंग ज्यादा अच्छी तो नहीं जाती और साथ ही रस्टिन को ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती, लेकिन हाँ, टर्टल फाउंडेशन का ओनर उसकी कंप्लेन उसके सीनियर से कर देता है, जिस कारण उसे लगभग 1 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर ये कहानी प्रेजेंट की तरफ बढ़ती है और हमें पता चलता है कि लगभग 10 सालों से मार्टिन और रस्टिन की बातचीत नहीं, जिसका जवाब उन लोगों को यानी कि उन डिटेक्टिव्स को और कोई नहीं बल्कि मैगी देती है कि 2002 में जैसे ही मैगी को ये पता चला कि मार्टिन का अफेयर चल रहा है तो उस बारे में उसने रस्टिन से बातचीत करने का डिसाइड किया, लेकिन उस बातचीत के दौरान वो रस्टिन के काफी करीब हो गई थी, जिसे रस्टिन ने रोक तो लिया था, लेकिन मार्टिन से बदला लेने के चक्कर में उसने रस्टिन के बारे में मार्टिन को सब कुछ बता दिया, जिस कारण मार्टिन चिढ़ चुका था और दूसरे दिन ऑफिस के बाहर ही उन लोगों की काफी बड़ी झड़प हो गई, जिससे रस्टिन काफी शर्मिंदा था और उसने अपनी जॉब छोड़ने का डिसाइड किया, जिस कारण वो दूसरे शहर में जाकर शिफ्ट हो गया और लगभग 10 सालों बाद अब फ्यूचर में यानी कि 2012 में उन लोगों की मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में यानी कि जिस रीयूनियन में हम देख पाते हैं कि वो दोनों केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी काफी सारी कड़ियों को रस्टिन ने ऑलरेडी जोड़ रखा है और उसने डोरा के केस पर काफी इन्फॉर्मेशन निकाली है। साथ ही रस्टी उसे टॉबी नामक एक शख्स के बारे में बताता है जिसकी मुलाकात रस्टी से एक बार में हुई थी, जिससे बातचीत करने पर उसे उसी स्कार वाले इंसान की इन्फॉर्मेशन मिली थी, जो चीज कैली ने भी उसे कही थी और कहीं न कहीं फादर की बातों से उसे अब ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे टर्टल फाउंडेशन का हाथ है, जिस कारण रस्टी ने काफी रिस्क उठाते हुए बिली टर्टल के घर के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुआ और वहाँ उसे कुछ फोटोज मिली, साथ ही कुछ वीडियो टेप्स भी, जिन वीडियो टेप्स में से टेप को जब वो लोग प्ले करते हैं तो उसमें उन लोगों को मैरी नामक उस छोटी लड़की की एक वीडियो मिलती है, जिसके अंदर उन लोगों ने काफी बेरहमी से उस छोटी बच्ची का कत्ल कर दिया। साथ ही उस वीडियो में उन लोगों को किसी भी शख्स की शक्ल नजर नहीं आई क्योंकि उन लोगों ने अजीब से मास्क पहने हुए हैं। जिस वीडियो क्लिप को देख मार्टिन काफी भड़क चुका है और अब वो रस्टिन का साथ देने का डिसाइड करता है, जिसके साथ साथ रस्टिन उसे बिली के बारे में भी बताता है जिसके पास से उसने वीडियो चुराई थी और उसके कुछ समय बाद ही बिली की मौत हो गई। जिसके बाद क्या वो दोनों अपने काम को स्टार्ट करते हैं और हम देख पाते हैं कि मार्टिन का अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में कनेक्शन है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ उन्हें सर्व किया है और उनमें से कुछ लोगों से कांटेक्ट करने पर वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाता है, जिन इन्फॉर्मेशन को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि मैरी और डोरा की पुलिस रिकॉर्ड में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी उन लोगों के पास है। साथ ही उन लोगों की मुलाकात मिस डेलोरेस नाम की एक लेडी से भी होती है जो सैम टर्टल के घर में काम किया करती थी और सैम टर्टल बिली टर्टल का बेटा है। साथ ही डेलोरेस से बातचीत के वक्त उन लोगों को उस कार वाले आदमी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो और कोई नहीं बल्कि सैम टर्टल का ग्रैंडसन था। साथ ही उस बातचीत में उसने कार्लोसा और येलो किंग के बारे में भी बताने की कोशिश की, लेकिन उस कारण उनकी हालत खराब होने लगती है, जिस कारण वो लोग उन्हें और नहीं परेशान करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद क्या मार्टिन मैरी की किडनैपिंग से स्टार्ट करता है, जिस केस को स्टीव नामक एक पुलिस ऑफिसर ने हैंडल किया था और उसे ऐसा लग रहा है कि मे बी स्टीव को मैरी के कत्ल के बारे में कोई न कोई इन्फॉर्मेशन होगी, जिसे मिलने का मार्टिन डिसाइड करता है और थोड़ी बहुत उससे इन्फॉर्मेशन निकालने का। लेकिन पहली मुलाकात में मार्टिन को स्टीव से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिस कारण वो उसे एक बोट पर इनवाइट करता है और वहाँ पर वो रस्टी को भी बुला लेता है। जिसके बाद क्या ये सीन प्रेजेंट की तरफ मूव होता है और हम देख पाते हैं कि थॉमस और मेनार्ड एक चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ जाते वक्त वो लोग रास्ता भूल चुके हैं, लेकिन उन लोगों की हेल्प एक शख्स करता है और उससे पूछ वो लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही हमें कैमरा एंगल उस शख्स की तरफ जूम करता हुआ दिखाया जाता है और हम नोटिस कर पाते हैं कि उस शख्स के फेस पर काफी सारे स्कार्स हैं। जिसके बाद क्या हमें उस शख्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि यही वो शख्स है जिसने डोरा का कत्ल किया है, क्योंकि हम उसके घर में बंधे हुए एक शख्स को देख पाते हैं और साथ ही उसकी घरों की पेंटिंग से हमें ये समझ आता है कि इसका कनेक्शन डेफिनेटली डोरा के मर्डर से है। और फिर ये कहानी फिर से स्टीव की तरफ बढ़ती है, जहाँ उसे मैरी की वही वीडियो क्लिप दिखाई जाती है, जिसके जवाब में वो उन लोगों को यही बताता है कि उसे काफी प्रेशराइज किया गया था इस केस को बंद करने के लिए, जो काम
और किसी ने नहीं बल्कि उसके सुपीरियर टेड ने किया था, जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। जिससे उन लोगों को स्टीव पर भरोसा हो जाता है और वो लोग उसे छोड़ने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उन लोगों को इतना तो समझ आ जाता है कि मे बी टेड का टर्टल से कोई ना कोई रिश्ता था। वही बात करें उस कार फेस वाले शख्स की, तो उस शख्स का नाम एरोल विलियम है, जो और कोई नहीं बल्कि सैम टर्टल की नाजायज औलाद है, यानी कि एक बास्टर्ड है। साथ ही बात करें टर्टल फैमिली की, तो उन लोगों ने काफी मासूम लड़कियों और बच्चों की जान ली है, क्योंकि वो लोग काराकोसाई यानी कि येलो किंग जैसी एक डेविल को मानते हैं, जिसे अक्सर बलि की जरूरत होती है। जिस घिनौने रिचुअल्स को अक्सर एरोल पूरा किया करता, क्योंकि उसने काफी सारे बच्चों और लड़कियों की जान ली है। और उसी के साथ फिर से बड़े प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि मार्टिन की नजर डोरा के घर से मिली हुई एक पेंटिंग पर जाती है, जिसमें उसने एक शख्स का फेस बनाया हुआ है और साथ ही उस शख्स के कानों का रंग हरा है, जिस कारण वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि जिन भी लोगों को टर्टल फैमिली ने अपना शिकार बनाया है, उनके घर के रंग अक्सर हरे हुआ करते थे। साथ ही वो लोग डोरा के घर को भी नोटिस करते हैं, जो उस समय हरे रंग का था। और वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए उस घर के पुराने ओनर से कांटेक्ट करने में कामयाब होते हैं, जिसका नाम मिस लिली है। और उनसे बातचीत करने पर उन्हें पता चलता है कि उनके घर को किसी स्कार फेस वाले ने पेंट किया था। जिसके बाद क्या उन लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि एरल ही है, यानी कि टर्टल फैमिली ही है, जिसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो लोग यानी कि मार्टिन थॉमस को देता है और साथ ही सिक्योरिटी की बात भी करता है। और वही बात करी डस्टी की, तो हम देख पाते हैं कि उसने काफी सारे सबूत अपने एक बारटेंडर फ्रेंड को दिए हैं, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो टर्टल फैमिली का सच लोगों के सामने आना चाहिए। और फिर क्या वो दोनों उस हैवान को पकड़ने के लिए अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। और हम देख पाते हैं कि वो जर्नी उन लोगों को एक सुनसान रास्ते पर ले आती है, जहाँ उन लोगों का कांटेक्ट किसी से नहीं हो पाता। और हम देख पाते हैं कि वो लोग एरोल के घर में जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ उन लोगों की मुलाकात एक लेडी से होती है, जिसकी मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि रस्टिन की नजर एरोल पर पड़ चुकी है, जो उन लोगों से बचते बचाते निकल रहा है, जिसका पीछा करते हुए वो एक जगह पहुंचता है जिसे कारकोसा कहा जाता है। और इस नाम को हमने सीरीज में काफी बार सुना है, जिसे अब फाइनली हम देख पाते हैं, जहां रस्टी को कुछ समझ नहीं आता और हम देख पाते हैं कि एरोल उस पर हमला कर देता है, जिसे बचाते हुए मार्टिन पहुंचता है। लेकिन एरोल मार्टिन को घायल कर देता है, पर जैसे ही वो मार्टिन की जान लेने वाला होता है, तो रस्टी उसे पीछे से शूट कर देता है। और वक्त रहते थॉमस उस लोकेशन पर आ पहुंचता है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लेता है। जिसके बाद क्या मार्टिन की मुलाकात कुछ दिनों बाद उसकी बेटी और वाइफ से होती है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रस्टिन को भी कोमा से होश आ चुका है। और सीरीज के एंड होते हुए हम देख पाते हैं कि मार्टिन और रस्टिन की सारी कड़वाहट मिट चुकी है। साथ ही उन लोगों ने डोरा के केस को भी सॉल्व कर लिया है, यानी कि उन लोगों ने एरोल को खत्म कर दिया। और यहाँ पर ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 का पार्ट 2 खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।